ago he was at the Terracotta Warriors Museum, and now he is at that Buddhist Dashang temple in the Shaanxi province. और बुद्ध सर्किट को लेकर के एक दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों देशों के बीच एक जो सांस्कृतिक संबंध है उसकी एक मजबूत बुनियाद रख सकता है, क्योंकि भारत में भी आप बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं और चाइना में भी जो बौद्ध धर्म है, एक तरह से वहां का मुख्य धर्म, वहां के जो टाइज हैं वो दूसरे देशों में, जो एशियाई देश हैं, पड़ोसी देश हमारे, वहां पर जाते हुए सिंगापुर, थाईलैंड और जो दूसरे वियतनाम जैसे देश हैं वहां से होते हुए वापस वो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ दोनों ही देशों में, पूरे एशिया महाद्वीप में, वो एक शायद बहुत बड़ा सेतु बन सकता है दोनों ही महान देशों के बीच जो संबंध है उनको और भी मजबूत करने के लिए और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध सर्किट को लेकर के भारत सरकार और चीन की सरकार दोनों ही सांस्कृतिक तरीके से और पर्यटन के लिहाज से भी दोनों ही सरकारों का बहुत फोकस रहा है और पूरी दुनिया में शांति का जो संदेश है वो बौद्ध धर्म के जरिए दोनों ही देश एक तरह से पहुंचाने की कोशिश, एक मॉडल रखने की कोशिश पूरी दुनिया में शांति का, और शायद यही संदेश देते हुए दोनों देश की बौद्ध धर्म के माध्यम से कैसे अहिंसा का जो धर्म है उसको आप पूरी दुनिया में प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। So those were live visuals we were getting you from China. The Prime Minister was visiting the famous Buddhist Dashang temple, and there's lots more lined up where the Prime Minister is concerned in his visit to China. Again, we're getting you those visuals, and like Ajay was talking about, the kind of cultural ties when it comes to Buddhism especially, and how Buddhism is really spreading that message of harmony and peace, and how important that message is resonating across the world. So the kind of ties when it comes to that culture is also something that India and China share, and the Prime Minister is in Shaanxi province at the Dashang temple. और शांति और अहिंसा जो दोनों ही हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का आधार माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म की शांति और अहिंसा के जो व्यापक मायने हैं वो बौद्ध धर्म ने स्वीकार किया और यहीं से एक पूरे दुनिया में एक शांति पर आधारित एक नए धर्म की शुरुआत हुई, जिसका प्रादुर्भाव भी ये माना जाता है कि भारत की धरती से ही हुआ। बहुत सारे दिलचस्प और महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु आपको भारत की धरती पर मिल जाएंगे जो कि बुद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, और कैसे यहाँ के जो महान राजा अशोक की बात की जाती है जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी कुछ किया, और कैसे पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, और युद्ध के बाद जो शांति का जो प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया गया बौद्ध धर्म के जरिए, उसकी एक वानगी भारत की धरती से देखने को मिलती है। तो लगातार जो तस्वीरें हैं चाइना से वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और कैसे प्रधानमंत्री सांस्कृतिक तरीके से और कैसे धर्म के आधार पर, या फिर कहें कि जो दोनों देशों में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको टच करते हुए दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उनको और भी मजबूत बनाने की कोशिश। And these are the gestures that we're talking about, Ajay, how important they are when it comes to those bilateral relations, when it comes to show the bonhomie between two nations, the kind of relationship that two nations can share. And this is what is presented on a global platform when we see these kind of gestures, whether it was the Prime Minister visiting that Terracotta Warriors Museum or him now at that famous Dashang temple. And you know, looking at it, there is a lot more lined up when it comes to the cultural visits or the cultural heritage of China that he is exploring there or looking at. You know, in a short while from now he will also be going to the Wild Goose Pagoda there in China, which is a spiritual structure once again which was built to highlight the famous Chinese Buddhist monks journey to India in 645 AD. और आप देखें कि पहले वो युद्ध स्मारक पे जाते हैं और उसके बाद फिर बौद्ध मंदिर में आते हैं, तो एक तरह से युद्ध के बाद जो शांति का संदेश एग्जैक्टली जिसकी हम बात कर रहे थे कि पहले उन्होंने दौरा किया उस म्यूजियम का जहां पर आपको अवशेष मिले, एक बड़ी लड़ाई के बाद के जो अवशेष हैं उनका दौरा करने के बाद फिर शांति का संदेश देने के लिए, ये एक सारी सिंबॉलिक चीजें हैं। जब आप प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हैं और हर एक कार्यक्रम पर निगाह डालते हैं तो हर एक दौरा, हर एक कार्यक्रम क्या कुछ कहता है वो हम अगर समझने की कोशिश करें तो पहले उनका उस म्यूजियम में जाना और उसके बाद बौद्ध धर्म के इस मंदिर में जाना, और उसके बाद जिसकी आप बात कर रही हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ सांस्कृतिक संबंध हैं उनको भी जो छूने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की एक कोशिश है
कि वो जब दूसरे देश में जाएं तो वहां की जो जनमानस है, जो उनको पसंद आती है चीजें या उनके दिलों को छूने की कोशिश करते हैं, जो वहां की जो आम जनता है उसके दिलों के करीब जो चीज होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे चीन में बौद्ध धर्म लोगों के दिलों के बहुत करीब है, तो उसको छूने की कोशिश करते हैं और शायद यही एक खूबी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बौद्ध मंदिर में वो पूजा अर्चना की मुद्रा में इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। And Ajay, I was talking about these gestures. Now, if you see that the Chinese president has also broken away from protocol here when he's hosting our prime minister in China, when he's in his home province, and he's hosting him there. And in a short while from now, after these visits, there will be informal talks, restricted talks between Prime Minister Modi and the Chinese president, and a host of issues are going to be coming up in those talks. That's what also our eyes are on. And look at how the global media also laps up these events, when we talk about the kind of visits that we're seeing. If you remember the Chinese president's visit to India and the kind of coverage that also got, and now when Prime Minister Modi is visiting China, a lot of excitement is being generated there. And, we were talking about those reports that we saw earlier, the kind of cultural ties we see, or the kind of interest that Chinese people have in India's culture. I mean, she's learning Hindi. ये पूरी दुनिया में आप देखते हैं, जब भी आसियान समिट होता है तो वहां पे आसियान समूह के 10 देश मौजूद होते हैं। भारत और चाइना ऑब्जर्वर की स्थिति से बाहर से वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन पूरी मीडिया, जो दुनिया भर की मीडिया है, उनकी निगाहें भारत और चाइना के संबंध है उस पर। हालांकि एग्जैक्ट विषय मेरा नहीं है। मैं बहुत से फॉरेनर्स को मिलता हूं पिछले 2 महीने 3 महीने में। प्रधानमंत्री मोदी जो आप एक बात कर रहे थे, जब भी इंडिया से बाहर जाते हैं, जो इन्होंने टाई स्ट्रांग की है और जो इन्होंने प्रेम भाव और आदर भाव इनके लिए पैदा हुआ है विदेशियों में, वो यहां मुझे मिलता है। जब भी वो लोग आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और उनके एफर्ट्स और उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करते हैं। आई थिंक ये चीज हमारे प्रधानमंत्री के लिए और खासकर हमारे देश के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बट बिजनेस वाइज ऑल्सो, इकोनॉमी वाइज इस चीज का फायदा जो है आज हमारे कंट्री को मिल रहा है। मैं एज एन इंडियन और एज एन इकोनॉमिस्ट ये चीज आपको फर्स्ट हैंड तजुर्बे और एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। जो बातें उनके बारे में सुनने को मिलती है, किस तरीके से पॉजिटिवली वो रीच आउट करते हैं, किस तरीके से उनकी बहुत बढ़िया एक इंटरनेशनल इमेज बनी है, जिसका देश को ऑलरेडी फायदा मिलना शुरू हो गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जो ये 3 बातें कही जाती हैं कि पूरे विश्व को शांति की शरण में जाना चाहिए, बुद्धि की शरण में जाना चाहिए और धर्म, अपने स्वधर्म की शरण में जाना चाहिए। शायद अगर इन तीनों बातों को पूरी दुनिया एक तरह से ग्राह्य करे, उनको एक तरह से स्वीकार्य करे और अपने अपने धर्म के लिहाज से सारे धर्म एक तरह से जो मानवता का पाठ देते हैं, सीख देते हैं पूरी मानव प्रजाति को, अगर उन रास्तों पर चले जो कि उनके धर्म बताते हैं, तो दुनिया में सिर्फ शांति रहेगी, सिर्फ सद्भाव रहेगा और सौहार्द की भावना ही रहेगी। तो इस वक्त तस्वीरों से जो निकल करके आता है वो पूरी दुनिया को शायद यही संदेश देते हुए और यही शुभकामना देते हुए शायद प्रधानमंत्री प्रार्थना कर रहे हैं भगवान बुद्ध से कि आप पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द और अहिंसा का जो भाव है पूरे दोनों देशों के बीच में, उसको प्रचारित करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए हम सभी को आशीर्वाद दें। प्रियंका, जैसा कि आप कह रहे थे कि गुजरात के राज्य में जाकर के जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया चीन के प्रीमियर का, और उसी तरह से कुछ रेसिप्रोकल एक तरह से उनको शायद वहां मिल रहा है। प्रोटोकॉल्स की जो बात है, दोनों ही नेतागण आगे बढ़ करके एक दूसरे को एक तरह से जो संबंधों के आधार हैं उनको और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Look at those visuals, Ajay. You can see so many monks and the kind of prayers that are being performed. ऐसे दृश्य आपको भारत में भी बहुत जगह दिख जाएंगे। आप सिक्किम जाइए, वहाँ के जो एक तरह के बौद्ध धर्म के स्थल हैं वो दिख जाएंगे। बिहार जाइए, मतलब आपको जो ट्रेल्स हैं, वाराणसी में आपको पता है कि इतना बड़ा सारनाथ का मंदिर है जहाँ पर हजारों जो भिक्षु हैं वो शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, धर्म की शिक्षा देते भी हैं और शांति के साथ। बौद्ध धर्म की खासियत है कि वो शांति के साथ बिना किसी दूसरे धर्म और संप्रदाय के साथ छेड़छाड़ किए या उसमें इंटरफेरेंस किए अपने ही जिंदगी समर्पित कर देते हैं एक तरह से शांति के लिए, मानवता की सेवा के लिए, और बहुत ही एक संयमित जीवन जो जीने की जो सीख देता है दोनों ही बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। इस वक्त जो शायद प्रार्थना कर रहे होंगे प्रधानमंत्री कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया जाए शांति, अहिंसा और सद्भाव की जो ये भावना है दोनों ही धर्मों के बीच में, उसको प्रसारित करने के लिए।
Alright, so let's talk a little bit about the temple. You know, it is located in the Xi'an city, and it's about 2.5 kilometers south of the village on the Xingshan Temple Street. Now, it's built on the Jin dynasty. So, and it was first known as Sun Temple. So, you know, it has a lot of historical value, a lot of cultural value when it comes to China. And looking at that, you know, it's a very important visit when the Prime Minister is there in China, when he's visiting these historical sites of the Chinese people, you know, whether it was that Terracotta Warriors Museum, whether it's the Daxing Temple. So really important there. Now, the existing temple buildings are arranged in a line from north to south. Now, they're standing in a line followed by the King Hall, the main hall for the Maitreya Bodhisattva, and the Mahavir Hall. Now, it's a temple, the Daxing Temple is a temple with a foreign influence as well, and it was listed as a key protection unit in the Shaanxi province. So those are some details when it comes to that temple in that Xi'an province. So we've been getting you continuous coverage of the Prime Minister's visit, and we will keep getting you that as well. Right now, we're getting you visuals from that famous Buddhist Shang Temple in the Shaanxi province, where the Prime Minister is right now, offering prayers a short while ago, and there's lots lined up when it comes to the Prime Minister's China visit. Remember, he will be having talks with the Chinese President in a short while as well, and he will also be going to the Wild Goose Pagoda. So a lot of gestures here when it comes to those, like, you know, everybody's talking about it. This visit is more about those cultural ties and how they will be taken forward rather than just the economics of India-China relationship. मुझे लगता है कि इन दोनों देशों के बीच एक खास बात यह है कि दूसरे देशों के साथ शायद पहले आर्थिक संबंधों की नींव रखी जाती है, जो बाद में दो देशों के बीच में सेतु प्रदान करते हैं. यहाँ पर उल्टा हो रहा है. यहाँ पर जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको ज्यादा पहले आधार देने की कोशिश की जा रही है, मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, और उसके ऊपर हम बिना किसी आर्थिक संबंधों के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं. ये एक नेचुरल पार्टनर के तौर पर दोनों देश उभरे हैं, लेकिन जो संशय दोनों देशों के बीच में है, जो एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको दूर करने की जो कोशिश है वो शायद दोनों ही राष्ट्र के. And these are important milestones when you're talking about bridging that trust gap, bridging the trust deficit. These are gestures that try and bridge that. You know, when you talk about your cultural ties with that nation, when you share that history, share that cultural history, share that, you know, it just becomes very important to bridge that deficit, to take those bilateral relations forward. When you break away from tradition, when you know, go that extra mile for the leaders, like our leaders have done when it came to the Chinese president, how Prime Minister Modi went out of his way, crossed that line, you know, took that extra step by breaking away from protocol. And this is what's been reciprocated by the Chinese president as well. और शायद चीन भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा होगा, और इस बात की जानकारी पूरे चीन को होगी कि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई भारत से हुई, और सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार यहां से उठा और कैसे उसने एक शव को जाते हुए देखा और अपनी जिंदगी में एक दूसरे धर्म की या शांति की खोज में कैसे निकले वो राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि बाद में भगवान बुद्ध बने. और ऐसा माना जाता है कि वो हिंदू धर्म के जो देवता हैं उनके भी अवतार के रूप में माने जाते हैं. तो एक तरह से ऑफशूट माना जाता है हिंदू धर्म का एक बौद्ध धर्म, और कैसे केवल शांति, यानी हिंदू धर्म में बहुत सारी जो एक तरह से अच्छी चीजें हैं. ऐसा माना जाता है कि जैसे परोपकार लेकर के ईसाई धर्म केवल एक चीज परोपकार को उन्होंने चूज किया कि आप दूसरे कैसे लोगों के ऊपर अच्छे काम करेंगे लोगों के लिए. तो ये पूरे ईसाई धर्म का एक तरह से प्रवर्तन हुआ. हिंदू धर्म से जब मुस्लिम धर्म में ऐसा माना जाता है कि कुर्बानी यानी जो त्याग की भावना है हिंदू धर्म से जब उन्होंने ली, तो एक मुस्लिम धर्म का प्रवर्तन हुआ और वहां से एक दूसरा धर्म निकला. बौद्ध धर्म केवल हिंदू धर्म में जो शांति का पार्ट है, अहिंसा की जो बात है, वो एक चीज ली गई और उसके आधार पर जो ये पूरा धर्म जो है विकसित हुआ. जो भारत की जो धरती है वहां से विकसित होते हुए नेपाल में आप जानते हैं गए, वहां पर उनको एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई. सारनाथ में आप जानते हैं बहुत बड़ा बौद्ध धर्म स्थल. और ये जो बौद्ध धर्म है उसके बाद निकलते हुए जो एशिया के जो तमाम देश हैं, सिंगापुर, मंगोलिया, जहां पर खुद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, वियतनाम में आपको ट्रेसेस दिख जाएंगे बौद्ध धर्म के. और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जो बौद्ध सर्किट है, यानी जो बौद्ध धर्म की जो रेखाएं हैं, जो तमाम देशों से होते हुए पूरे एशिया को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं. नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता है, आसियान फोरम पे दोनों ही देश
इस बात को जानते हैं और समझते हैं। के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, माफी के साथ। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी आपने बातें बताई। मैं जाने से पहले अपना डिस्क्लोजर जो है देना चाहूंगा। आई आकाश चंद्र वांट टू डिस्क्लोज दैट आई डू नॉट होल्ड एनी इंटरेस्ट और पोजीशन इन सिक्योरिटी इफ आई हैव डिस्कस्ड एनी सिक्योरिटीज टुडे रजिस्ट्रेशन स्टेटस में। ये बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त निकालने के लिए हमारे बिजनेस मॉर्निंग में। हालांकि अब बात तो प्रधानमंत्री की जो चीन यात्रा है उसके लिए, फिलहाल आपका इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी यात्रा है और देश को जो है बहुत इसका फायदा होगा, मेरा खुद यही मानना है। और बहुत मैंने एंजॉय किया जिस तरीके से आपने बहुत बढ़िया तरीके से बखान किया बुद्ध धर्म के बारे में और हमारे देश की उसके साथ टाइज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी। और मुंबई से पिया महातनी, आपका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अगर आप बीएससी के स्टूडियो में हैं तो इस कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो लाइव विजुअल्स हैं चाइना से वो लगातार we'll keep getting to our viewers. And Ajay, very interestingly, when you talk about peace, now that is a message that is being trying to be spread across the world now. Looking at the kind of difficult times that we're living in, when there is so much discord, there is so much animosity. So this message of peace that we're seeing spread through this visit to that temple, when the Prime Minister is there, when we see those prayers being offered, when we talk about, like you talked about Buddhism and the kind of the essential message that Buddhism has at its core about peace, and how that needs to be spread across the world to bring more harmony. And you know, these are the convergence that we need, that we share with China, and that's what we're trying to promote here. I mean, there are going to be differences, there is going to be difference of opinion. I mean, when two people can have it, we have two nations and we have our own priorities. So that is always going to be there. But here the need or the importance of highlighting the convergence is what's being highlighted through this visit, that there are relationship that we share, there are cultural ties that we share, historical values, and those need to be brought to the fore as well. मुझे लगता है भाषा, धर्म और संस्कृति, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं उनको आधार बनाया जाएगा दोनों देशों के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है, मानव दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच में संबंध है उनको प्रगाढ़ बनाने के लिए इन तीनों ही फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोनों ही देशों के जो नेतागण हैं वो भी शायद इनको ही आधार बना करके आगे जो भी आर्थिक संबंधों की नींव रखनी है उस पर बातचीत होगी। चाइना से इन्वेस्टमेंट आना है उस पर बात होगी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी स्मार्ट सिटीज में, मिसाल के तौर पर आपको बताएं कि खुद चाइना में न्यूयॉर्क जैसे 50 स्मार्ट शहर बनाने की बात की जा रही है 2050 तक। यानी न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर 50 बनाए जाएंगे पूरे चाइना में, और उस पर चाइना काम शुरू कर चुका है। जबकि आप जानते हैं कि कितनी जबरदस्त अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के लिहाज से चाइना पहले ही मीलों आगे खड़ा नजर आता है जो दुनिया के तमाम देश हैं। तो ये जो कल्चरल टाइज है और शायद एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बौद्ध धर्म का जो बौद्ध सर्किट है वो निकल करके आता है, जो दोनों देशों के बीच में प्राचीनतम जो संस्कृति है उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त कनेक्ट है। और शायद यही अगर उद्बोधन करेंगे प्रधानमंत्री तो आई एम श्योर कि वो इस बात को रेखांकित करेंगे, इस बात पर जोर डालेंगे कि ये जो बौद्ध धर्म भारत से निकला है और पूरी दुनिया में पहुंचा है और जो जिसको चाइना ने ग्राह्य किया है, स्वीकार किया है, और जिस तरह से वो युद्ध स्मारक के बाद इस शांति के स्मारक में गए, तो संदेश देने की जो कोशिश है वो बहुत ही पुख्ता तरीके से प्रधानमंत्री के जो दौरा है उसके शुरुआती दौर में निकल करके आ रही है। True, and you know, if you were to talk a little more about that temple, then it's a very important temple during the Western Jin dynasty era. It is also said that South Asian scholars work there to translate scriptures. Now the buildings there, like I told you, they're mostly modern constructions now, and you can see the Dev Raja Hall, the Mahavir Hall, a mountain gate, and other architecture as well. So this is the kind of research I picked up, pulled out, you know, where it comes to the Dashang temple. Now it is said that the park there is beautiful and quiet, and that serious Chinese worshippers use this temple. Very few tourists actually go there. It's a serious place of worship. So, you know, that's like the kind of message that we've been talking about. So the Prime Minister going to a very serious place of worship there because it's not a very big tourist attraction. Exactly, और वही संदेश जो देने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति और अहिंसा का संदेश जो है वो पूरी दुनिया में जाए। लेकिन जो पर्यटन के जरिए जो भारत जो बुद्ध सर्किट को एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे जो कनेक्ट भारत, श्रीलंका, नेपाल और दूसरे जो एशियाई देश हैं इसमें सिंगापुर, वियतनाम जैसे जहां जहां पे बौद्ध धर्म की छाया हमें दिखाई देती है, वो पूरा का पूरा जो सर्किट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके जरिए शायद प्रधानमंत्री भारत और चीन के जो संबंध हैं उनको और भी एक तरह से पुश देना चाहेंगे, एक तरह से आधार देना चाहेंगे और पूरी दुनिया को संदेश देना चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच में ये कॉमन है, ये बौद्ध धर्म एक साझा संस्कृति जो दोनों देशों के बीच में दिखाई देती है,
जिसकी बुनियाद भारत से निकली है और वो चाइना को, पूरे चाइना ने एक तरह से वहां का धर्म ही है, पूरा राष्ट्र का धर्म है बौद्ध धर्म, और हिंदू धर्म से कैसे वो कनेक्टेड है और किस तरह से शांति और अहिंसा के आधार पर ये फैला है पूरी दुनिया में, वो एक बहुत बड़ा जबरदस्त कनेक्ट ढूंढने की कोशिश और पूरी दुनिया को बताने की भी कोशिश की जा रही है. You know, but we also all eyes really on the ties when it comes to the trade and the economics of this whole visit as well. You know, these are important milestones, these are important gestures that the Prime Minister is doing, but when it comes to the whole economics of it, it becomes very important. And you know, like we were talking in our business show when we were talking to our guests, the kind of perception there is, the kind of commitments that we really need when it comes to our manufacturing sector, are we really going to get those? Those are big questions that will be coming up in the course of the day when the visit continues. Remember, the Prime Minister will be leaving for Beijing also in the evening. So this will just continue, and we're going to see what kind of investments are we going to be seeing when it comes to those Chinese companies. मुझे लगता है प्रियंका की जिस 3Ds की बात लगातार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास भारत में डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है और डिमांड है, ये फिर से ये जो तीनों फैक्टर हैं वो पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा. और पूरी दुनिया के सामने जो दो मॉडल्स हैं, एक चाइना ग्रोथ मॉडल है और एक इंडिया ग्रोथ मॉडल है, वो दोनों ही ग्रोथ मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखेंगे. और प्रधानमंत्री एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे सर्विसेज में भारत ने एक सुपर पावर होने की भूमिका जो निभाई है, पूरी दुनिया को जो सर्विसेज के क्षेत्र में जो भारत ने दिया है, वही काम शायद मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चाइना ने किया है. एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा देता हूं आपको. पर कैपिटा इनकम चाइना में $11,000 है और भारत में $5,000 है. और जो चाइना की इकॉनमी है वो 20 गुना ज्यादा है, यानी 2 ट्रिलियन की इकॉनमी हम है और वो 40 ट्रिलियन की इकॉनमी है. अब ये जो 5,000 का आंकड़ा है, 5,000 प्रति व्यक्ति आय डॉलर की जो मानी जाती है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टेक ऑफ के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है. यानी ये बहुत ही सही वक्त है. ये जो लेवल है हमारे पर कैपिटा इनकम का, यहां से मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ कर सकती है. और शायद यहीं पर भारत चाइना से सीखने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि कैसे उन्होंने 5,000 के स्तर से अपनी इकोनॉमी को उठा के वो 11,000 के स्तर पर ले गए हैं. क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ड्रिवन है और पूरी दुनिया को उन्होंने एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी का एक नया मंत्र, नया फार्मूला, नया मॉडल दिया है. दूसरी ओर चाइना जो 11,000 पे जाकर के स्टैग्नेंट हो चुका है, वो वापस सर्विसेज में आ रहा है. और हम चूंकि एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेज में गए, तो भारत शायद सर्विसेज सेक्टर में चाइना को सीख दे सकता है कि कैसे आप अपनी इकोनॉमी को अगर सस्टेन करना चाहते हैं, यानी अभी भारत तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका है चाइना को ओवरटेक करते हुए, तो अगर 7% की इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ अगर चाइना सस्टेन करना चाहता है तो शायद उसको वापस सेवाओं पर लौटना पड़ेगा. जो सीख वो भारत से ले सकता है अगर वो ओपन माइंड रखता है और यहां से सीखने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जिसको चाइना बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करता है, जबकि भारत पहले से बहुत स्वीकार करता है, इसलिए हम लीप फ्रॉग कर गए सर्विसेज में. अगर चाइना इस बात को एक्सेप्ट कर पाए कि वहां पर भी गूगल को इजाजत मिले जिस तरह से, और वीवो जिस तरह से है, उन्होंने अपना इंडिजीनियस चीज तैयार की है, तो शायद वो ज्यादा और भी स्वीकार्य हो सकते हैं. तो भारत और चाइना शायद एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सीखने की जरूरत है शायद जो उनका स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चाइना का क्रिटिसिज्म भी होता है. उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है पूरी दुनिया में. शायद भारत उसमें एज दिखाने की कोशिश करेगा कि हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं. लेबर लॉज को लेकर के पूरी दुनिया में चाइना की निंदा की जाती है कि वहां पर लेबर्स का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है. शायद भारत के जो लेबर लॉज हैं वो एक मॉडल रखने की कोशिश करेगा भारत की, कैसे श्रमिकों का ख्याल रखा जाता है. और श्रमेव जयते जिसकी बात तो जिस तरह से दोनों देश